एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री में जो आपका भारत का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ से स्वतंत्रता तक वाला पेपर है, उसके एक टॉपिक यूरोपीय कंपनियों के चार्टर के तहत यहाँ पर हम 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अपने इस वीडियो में देखेंगे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट किसी भी देश के संविधान की रचना करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की यात्रा देखें तो 1599 ईस्वी में जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस दौरान महारानी एलिजाबेथ ने एक राजलेख के द्वारा 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकमेव अधिकार सौंपा था। इसे ही 1599 ईस्वी का चार्टर भी कहा जाता है और यहीं से भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल भी शुरू होता है। कंपनी की जो समस्त शक्तियाँ थीं वो 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। फिर 1726 ईस्वी के राजलेख के द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी विधि बनाने की शक्ति सौंपी गई। इसी चार्टर के द्वारा भारत स्थित कंपनी को नियम, अधिनियम और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी सौंप दी गई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट का उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना। इसके अतिरिक्त कंपनी की जो संचालक समिति थी उसमें भी बदलाव करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इस एक्ट का उद्देश्य था। महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को स्थापित किया था जब केवल व्यापार के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे इसको राजनीतिक कार्यों की तरफ भी ले जाया जा रहा था। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पारित किया था और 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया था। इस एक्ट के मुख्य प्रावधान देखते हैं हम। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 वर्ष की जगह पर 4 साल का कर दिया गया था और डायरेक्टरों की संख्या 24 निर्धारित कर दी गई थी। 1000 पौंड के हिस्सेदारों को वोट का अधिकार दिया गया था। 3000, 6000 और 10,000 पौंड के हिस्सेदारों को क्रमशः 2, 3 और 4 वोट देने के अधिकार मिल गए थे। जो कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी थे बंगाल के प्रशासक, उनको अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उनको सलाह देने के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाई गई थी। यानी कि मद्रास और बंबई के गवर्नर भी अब इसी के अधीन कर दिए गए थे। संपूर्ण जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रशासन था और सैनिक शक्ति थी वो भी इसी सरकार में निहित थी। तो इस तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिनका मुखिया एक गवर्नर जनरल होता था। इसकी परिषद में 4 सदस्य थे। इसी के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रशासन और सैनिक शक्ति भी चलाई जाती थी। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे, जो कि अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनमें फैला हुआ था। सर एलिजा इम्प्रे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड ये अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बिना लाइसेंस प्राप्त किए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल व उसके कौंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दे दिया गया था, पर इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजीकृत किया जाना जरूरी था। कंपनी के प्रत्येक सैनिक और असैनिक पदाधिकारी को किसी भी व्यक्ति से उपहार, दान या पारितोषिक लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को भी बढ़ा दिया गया था। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश मंडल को भारतीय मामलों में अपूर्व नियंत्रण के अधिकार दे दिए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट ने ईमानदार शासन का एक आधारभूत सिद्धांत निश्चित किया था। पर इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल के सदस्यों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। उसे काउंसिल के सदस्यों के बहुमत के विरुद्ध कार्य करने के अधिकार नहीं थे। इससे उसके समक्ष बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां आ गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा एक अनुपूरक कानून बनाया गया, जिससे रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया था। इस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ज़्यादा स्पष्ट कर दिया गया था तथा उसे कलकत्ता के सभी निवासियों, चाहे वो अंग्रेज़ हों या भारतीय हों, पर अधिकार दिया गया था और यह भी आदेश दिया गया था कि प्रतिवादी का निजी कानून लागू होगा। इसके अलावा इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने के अधिकार भी दे दिए गए थे। धन्यवाद।